वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल ऐप कक्षा 10 पाठ 3 सेनापति कवि परिचय। बच्चों, आज के पीडीएफ में मैं आप लोगों के लिए पाठ 3 जो हमारा पद्य भाग चल रहा है, अभी पद्य भाग के मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब हमारा पार्ट 3 स्टार्ट किया है, उसका नाम है सेनापति। और आज के इस पीडीएफ में मैं आपको कवि परिचय और पाठ का परिचय बताने जा रही हूँ। कवि परिचय कुछ इस प्रकार है। जो हमारे कवि हैं इस पाठ के, उनका नाम है सेनापति। अब उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कवि सेनापति के जन्म और मृत्यु से संबंधित तथ्यों पर विद्वान एकमत नहीं रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा कुछ अन्य विद्वान सेनापति का जन्म संवत 1646 यानी कि 1599 ईस्वी मानते हैं। कुछ शोधकर्ता सेनापति का जन्म 1616 यानी 1559 ईस्वी मानते हैं। सेनापति ने स्वयं को अनूप बस्ती का निवासी बताया है। कुछ विद्वान अनूप बस्ती को आज का अनूप शहर मानते हैं। सेनापति के पिता गंगाधर दीक्षित बताए जाते हैं। कुछ लोग सेनापति को कवि का उपनाम मानते हैं, किंतु उनका मूल नाम अज्ञात है। सेनापति का मृत्यु का समय भी अनिश्चित है। साहित्यिक परिचय। अब हम उनका जन्म और मृत्यु से संबंधित इस पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। उनका जन्म कहाँ और कौन से सन में, इसके बारे में कुछ भी तथ्य अभी तक स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अब हम उनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। सेनापति का साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार है। सेनापति रीतिकालीन कवि थे। अन्य रीतिकालीन कवियों की लीक से हटकर सेनापति ने मौलिक काव्य रचनाएं की है। सेनापति अपनी प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं और लोकप्रिय कवि रहे हैं। आपने प्रकृति को ही विषय बनाकर आप उसका आलम्बन रूप में वर्णन किया है। प्रकृति की विभिन्न ऋतुओं को कवि ने सूक्ष्म निरीक्षण से पूर्ण यथार्थ चित्रण किया है। सेनापति ने रीतिकालीन परंपरा के अनुसार नायकों का नक्सिक वर्णन भी किया है। उनकी कविता में भाव प्रवणता, मार्मिकता और चमत्कार का रोचक मिश्रण है। आप श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्ध हस्त कवि माने गए हैं। कवि ने राम भक्ति पर आधारित रचनाएं भी की है जो भावुकतापूर्ण है। रचनाएं सेनापति की 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, यानी सेनापति जी की 2 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। वह है काव्य कल्पद्रुम तथा कवि रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम अभी प्राप्त नहीं है, केवल कवि रत्नाकर ही उनकी कीर्ति की ध्वजा बनी हुई है। अब हम इस पाठ का परिचय भी पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में संकलित 4 कवि की रचना कवित रत्नाकर से संकलित है। यानी जो हमारे पाठ्य पुस्तक में सेनापति की जो कविता हमारे पाठ में है, पद्यांश में है, वह कवित रत्नाकर से ली गई है। प्रथम कवि में यानी पहली पंक्ति में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने वसंत को ऋतुराज के रूप में प्रस्तुत करते हुए वसंत ऋतु की सभी दृश्यावली का चित्रण किया है। खिले हुए फूल, कोकिल की कूक, भौरों की गुंजार, फूलों की मधुर गंध, ये सब रूपक अलंकार के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। यानी पहले पैराग्राफ में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, पाठ के अंतर्गत जो पद्यांश है पहला हमारा, उसमें कवि ने बसंत ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसमें कोकिल की यानी कोयल की कूक और भौरों की गुंजार और फूलों की मधुर गंध यानी सुगंध को रूपक अलंकार के माध्यम से प्रस्तुत किया है। द्वितीय कवित यानी दूसरे पद्यांश में कवि ने ग्रीष्म ऋतु का श्लेष के माध्यम से वर्षा के रूप में वर्णन किया है। प्रत्येक पंक्ति का ग्रीष्म तथा वर्षा के पक्ष में अर्थ निकलता है। यानी जो हमारा दूसरा पद्यांश है उसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु का श्लेष अलंकार के माध्यम से वर्षा के रूप में वर्णन किया है। तीसरे कवित में वर्षा ऋतु के श्रावण मास का दृश्य चित्रित है। चमकती बिजली, इंद्रधनुष, श्याम घटा, कोयल, मोर का कलरव तथा चारों ओर बरसते जल का शब्द चित्र अंकित हुआ है। यानी हमारा जो तीसरा पद्यांश है पाठ के अंतर्गत, उसके अंदर उन्होंने वर्षा ऋतु के साथ में सावन महीना यानी सावन महीना का सुंदर सा दृश्य बताया है। किस तरह बिजली चमकती है, इंद्रधनुष बनता है वर्षा ऋतु में, श्याम घटा यानी काली घटाएं किस तरह गिरती है, और कोयल और मोर का जो आवाज़ें आती है वह किस तरह हमें सुनाई देती है, उसका वर्णन है। और चौथा कवित यानी लास्ट पद्यांश जो है उसमें शीत ऋतु को समर्पित है। शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु। इस छंद में कवि ने शीत को संसार पर आक्रमण करने वाले योद्धा का रूप प्रदान किया है। साथ ही शीत ऋतु के विविध दृश्यों को भी चित्रण किया है। यानी हमारा चौथा जो पद्यांश है, कवि ने उसके अंतर्गत सर्दी की ऋतु का वर्णन किया है और सर्दी की ऋतु को संसार पर आक्रमण करने का योद्धा के रूप में प्रदान किया है तथा शीत ऋतु के बारे में अलग अलग दृश्यों को हमें चित्रण किया है। बच्चों, आज मैंने आपको इस पीडीएफ के अंतर्गत कवि का परिचय और पाठ परिचय दिया है। इसके बाद हम चारों पद्यांश का अलग अलग वर्णन करेंगे। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इन दोनों चीज़ों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें। इस कार्य को आप मेरे साथ साथ करें। धन्यवाद।